हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मृति किरण साइमंस, पीएचडी कोर्स वर्क एजुकेशन, विषय मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आज हम इस विषय के अंतर्गत बेनेट पीरियड को जानेंगे। बेनेट साइमन के बायोग्राफी तथा उन्होंने किस प्रकार इंटेलिजेंट टेस्ट का निर्माण किया, इस पर चर्चा करेंगे। आइए तो इसे हम समझते हैं। बहुत से लोगों ने आईक्यू के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप बुद्धि को मापने के पीछे की कहानी जानते हैं? अल्फ्रेड बिनेट के बारे में जानने के लिए, जिन्होंने पहले इंटेलिजेंट टेस्ट को डिज़ाइन किया था और उसके काम ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। गीता एक शिक्षक है और वास्तव में चाहती है कि उसके सभी छात्र सफल हों, लेकिन उनमें से कुछ छात्र कहीं खोए रहते हैं या वो अपने में ही गुम हैं और वो निश्चित नहीं है कि समस्या क्या है। जब माता पिता उनसे पूछते हैं क्या मेरा बच्चा स्मार्ट है, वो हमेशा निश्चित नहीं है कि कैसे प्रतिक्रिया दे या उन्हें क्या उत्तर दें। इंटेलिजेंस स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड है। स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड का अर्थ है कि एक छात्र स्कूल में कितना अच्छा करेगा। गीता जानती है कि पहले वह उन छात्रों की पहचान कर सकती है, उन्हें अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है या उनके लिए क्या बेहतर है। इस तरह वह उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्हें सहायता प्रदान कर सकती है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि उसके छात्रों में कौन संघर्ष करेगा, अर्थात कौन स्ट्रगल करेगा और कौन सी चीज़ उसके लिए ठीक होगी। दूसरे शब्दों में, गीता मदद की पेशकश करने के लिए किसी छात्र की विद्वतापूर्ण योग्यता या बुद्धिमत्ता का पता नहीं लगा सकती है। अर्थात यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गीता है उसे नहीं पता कि वह किस प्रकार अपने स्टूडेंट्स के स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंसी का पता लगाए और उन्हें मदद करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि गीता को पता लगाने में मदद करेगा अल्फ्रेड एंड बिनेट का टेस्ट, या अल्फ्रेड बिनेट टेस्ट ने किस प्रकार शिक्षा पर प्रभाव डाला। आगे हम देखते हैं कि अगर गीता को यह पता लगाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है कि 21वीं सदी में छात्रों को आज उन सभी साधनों और टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह की मदद की ज़रूरत है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यह कितना कठिन था जब शिक्षक बहुत कम थे उन्हें यह पता लगाने में मदद करें कि एक छात्र कितना अच्छा करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिक्षक हैं वो छात्रों को अपनी टिप्पणियाँ और व्याख्याओं को देते थे, या जो छात्र थे वो टीचर के ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पद्धतियाँ थी या ये जो सिस्टम था, उन्होंने आगे चलकर बहुत सारी समस्याएं खड़ी करी, क्योंकि जिन शिक्षकों को छात्र पसंद नहीं थे तो वहाँ पे शिक्षक हमेशा ये कह देते थे कि ये जो स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट या बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पर हम हमेशा देखते थे कि जो टीचर है वो हमेशा बायस्ड होते थे और वो अपनी पसंद के अनुसार बच्चे को इंटेलिजेंट या मूर्ख घोषित करते थे। अल्फ्रेड बिनेट एक मनोवैज्ञानिक थे जो छात्रों के इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का अधिक वैज्ञानिक तरीका चाहते थे या साइंटिफिक मेथड चाहते थे। वह शिक्षक के बायस या पूर्वाग्रह को दूर करना चाहते थे और जो स्टूडेंट रिस्क में हैं या जोखिम में हैं, ऐसे स्टूडेंट की पहचान या आइडेंटिटी करना चाहते थे जिन्हें स्कूल में सफल होने के लिए सहायता और अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता
हो। बुद्धि क्या है? हम इसे कैसे माप सकते हैं? हम इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीनेट के जीवन और विचारों को देखेंगे जो एक सदी पहले स्थापित हुए थे। स्मार्ट होने का मतलब क्या है? बुद्धि कैसे बना है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीनेट को मोहित करते थे या कहें कि उन्हें फैसिनेट करते थे और उन्हें इस तरह से आकार देने के लिए प्रेरित करते हैं कि दोनों मनोवैज्ञानिक और नियमित लोग बुद्धि के बारे में सोचते हैं। आइए 19वीं शताब्दी के फ्रांस की यात्रा पर जाएं और देखें कि बीनेट कौन थे और उन्होंने जो बुद्धिमत्ता सिद्धांत या इंटेलिजेंस थ्योरी बनाया था उसमें उनका क्या योगदान था। हम अपने स्वयं के शब्दों में बुद्धि के बारे में अपने स्वयं के विचारों पर एक नज़र डालेंगे। अब हम अल्फ्रेड बीनेट की जीवनी देखते हैं। बीनेट का जन्म 1857 में फ्रांस के नीस में हुआ था। उनका बचपन काफ़ी सामान्य था। उनके पिता एक डॉक्टर थे और उनकी माँ एक कलाकार थी और छोटे अल्फ्रेड के पास बहुत सारे वादे थे। वास्तव में 21 वर्ष की आयु में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली और अभ्यास करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। लेकिन एक वकील होने के नाते वास्तव में ऐसा क्या नहीं था जैसे कि बीनेट करना चाहते थे। वकील बनने के लगभग तुरंत बाद 1878 में उन्होंने इसके बजाय दवा में जाने का फैसला किया या मेडिसिन लाइन में जाने का फैसला किया। याद रखें कि उनके पिता एक चिकित्सक थे, इसलिए बीनेट अनिवार्य रूप से पारिवारिक व्यवसाय में जा रहे थे। बीनेट अपने कानूनी लाइसेंस को डायरेक्ट मेडिकल स्कूल में अप्लाई करने के लिए गए, लेकिन उनका दिल कहीं भी नहीं था। उन्होंने मेडिकल स्कूल को ख़त्म नहीं किया क्योंकि वह मनोविज्ञान या कहें साइकोलॉजी से मोहित हो गए, जो कि मानव विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान में जिन 3 चीज़ों को शामिल किया गया है उनमें से बीनेट विशेष रूप से मानव विचारों में या ह्यूमन थॉट्स में रुचि रखते थे। वह मानसिक प्रतिक्रियाओं या मेंटल प्रोसेस के अध्ययन से मोहित हो गए, जिसे मनोवैज्ञानिक आज संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक कहते हैं या कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं। उन्होंने अध्ययन किया कि हम कैसे अनुभूति लेते हैं, हम अपने इंद्रियों के माध्यम से क्या अनुभव करते हैं और उसका अनुवाद सचेतन विचार और तर्क में करते हैं। It means he study how we take sensation, what we experience through our senses and translate that into conscious thought and reasoning. अब हम आगे देखेंगे कि जैसे जैसे बीनेट बड़े हो रहे थे और करियर से करियर की ओर बढ़ रहे थे, अर्थात एक करियर से दूसरी करियर की ओर बढ़ रहे थे, उनके देश में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे थे। 1800 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान कई अन्य देशों की तरह फ्रांस में भी बच्चों को स्कूल जाने की आवश्यकता होने लगी। ये उस तरह से बहुत अलग था जिस तरह से चीज़ें पहले की गई थी, जब केवल अमीर लोगों के बच्चों को ही शिक्षित किया जाता था। अब अनिवार्य शिक्षा शुरू हो गई थी या कहें कंपलसरी एजुकेशन स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस अनिवार्य शिक्षा या कंपलसरी एजुकेशन से एक समस्या पैदा हुई थी। सभी छात्र को एक जैसा नहीं बनाया जा सकता था या सारे छात्र को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता था या उन्हें इक्वली क्रिएट नहीं किया जा सकता था।
कुछ के पास अनपढ़ माता पिता थे, कुछ जो क्लासमेट्स थे वो अन्य क्लासमेट्स की तुलना में अनप्रिपेयर्ड स्कूल से उन्होंने शुरुआत किया था, और इनमें से कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबल थे और साथ ही उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी देखने को मिलती थी या वो सीखने में असक्षम थे। तो यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था कि यहाँ पे नॉन डिसेबल क्लासमेट्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबल और लर्निंग डिसेबल इस तरह के अलग अलग सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्रांसीसी सरकार चिंतित थी कि कुछ छात्र स्कूल से एक स्ट्रगल पीरियड में गुजर रहे हैं, क्या ये अच्छा नहीं होगा। उन्होंने सोचा अगर वे पहचान सके कि कौन छात्रों को अतिरिक्त मदद की आवश्यकता हो सकती है, या यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा कि किस प्रकार इन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए कि किन्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। 1904 में अल्फ्रेड बीनेट और उनके छात्र और सहयोगी थियोडोर साइमन को यह पहचानने के लिए एक टेस्ट के साथ आने का काम सौंपा गया कि छात्रों को स्कूल में अच्छा करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी। 1905 में उन्होंने बीनेट साइमन पैमाने पेश किए, या कहें कि उन्होंने बीनेट साइमन स्केल इंट्रोड्यूस किया। उनका परीक्षण पहले और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले IQ परीक्षणों में से एक था। The test was one of the first and the most widely used IQ test. In fact, it's been revised many times since 1905, but a revised version still used over often today. वास्तव में 1905 से इसे कई बार संशोधित किया गया, लेकिन एक संशोधित संस्करण अभी भी आज भी बहुत बार उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप सोच सकते हैं, पहला इंटेलिजेंट टेस्ट या बुद्धि परीक्षण बनाने वाले व्यक्ति के पास यह कहने के लिए बहुत कुछ था कि स्मार्ट लोग कैसे सोचते हैं और कार्य करते हैं, उनकी बुद्धि के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले उनका मानना था कि कोई चीज़ें भी जो बुद्धि में होती है, उन्होंने एक बार लिखा था, समझ, आविष्कार, दिशा और आलोचना बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। आइए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार इंटेलिजेंट टेस्ट को क्रिएट किया गया या बनाया गया। अल्फ्रेड बीनेट आज बुद्धि को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंटेलिजेंट टेस्टों के विकास में अग्रणी थे। यह कहें कि अल्फ्रेड बीनेट वॉज अ पायोनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट यूज्ड टुडे टू डिटरमाइन IQ। यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से बुद्धि परीक्षण को विकसित किया गया या उसका क्या इतिहास था। आगे देखते हैं कि अल्फ्रेड बीनेट एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले विश्वसनीय इंटेलिजेंट टेस्ट का आविष्कार किया या उनको इसका श्रेय दिया जाता है। अल्फ्रेड बीनेट was the first French psychologist who is credited with inventing the first reliable intelligence test. बीनेट को नियमित रूप से इतिहास के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। या कहें बीनेट is considered one of the most influential psychologists in history, largely as a result of his pioneering work in measuring intelligence. अब हम देखते हैं कि किस प्रकार एक इंटेलिजेंट टेस्ट को बनाया गया या इंटेलिजेंट टेस्ट को क्रिएट किया गया। बीनेट के बुद्धि पर काम 1905 में शुरू हुआ, जब फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें एक परीक्षण विकसित करने के लिए कमीशन दिया।
जो स्कूल के छात्रों में सीखने की अक्षमता और अन्य शैक्षिक कमजोरियों की पहचान करें। यहाँ पर हम समझते हैं कि जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बीनेट को एक बुद्धि परीक्षण को बनाने का प्रस्ताव रखा और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रस्ताव जो स्कूल के बच्चे थे उनके लिए था कि वो कितने सीखने में असक्षम है या कहीं उनके अंदर कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है और उनकी क्या एकेडमिक वीकनेस है, इनको हम पहचान कर सकें। उस समय फ्रांसीसी शिक्षा प्रणाली में कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई के साथ अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता के संकेत दिखाए। बीनेट ने थियोडोर साइमन नाम के एक सहयोगी की मदद से छात्रों की मानसिक क्षमता को मापने की कोशिश का कठिन काम उठाया। यहाँ पर हम देखते हैं बीनेट और साइमन दोनों ने मिलकर छात्रों की मानसिक क्षमता या कहें मेंटल एबिलिटीज़ को मेजर करने की कोशिश की। 1905 तक बीनेट और साइमन ने बुद्धि को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए परीक्षणों की एक श्रृंखला या सीरीज़ को विकसित किया, जिसे आज हम बीनेट साइमन स्केल के नाम से जानते हैं। इस स्केल में टोटल 30 कार्य शामिल थे या कहें 30 टास्क शामिल थे जो उनकी कठिनाई में प्रगतिशील थे या कहें दे वर प्रोग्रेसिव इन देयर डिफ़िकल्टी। कुछ आसान कार्य के लिए छात्रों को आज्ञाओं का पालन करने या सरल वाक्यों को दोहराने की आवश्यकता थी। इसमें कुछ इजी टास्क भी थे जिन्हें स्टूडेंट्स को बार बार रिपीट करना था या जिन सेंटेंसेस को उन स्टूडेंट को बार बार रिपीट करना था। कुछ अधिक कठिन कार्य भी दिए गए थे, जिसमें हम देखते हैं कि शब्दों से वाक्यों का निर्माण करना था या स्मृति से चित्र बनाना शामिल था। यहाँ पे देखते हैं कि कुछ डिफ़िकल्ट टास्क भी इसमें इंक्लूड थे, जैसे कि एक वर्ड से उन्हें सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना था और साथ में एक वर्ड से उन्हें अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग एक इमेज को ड्रॉ करना था। यह कठिन कार्य जो था या कहीं इजी कार्य जो था, यह परीक्षण पेरिस में छात्रों को दिया गया था और उन्हें बुद्धि परीक्षण के भविष्य के संस्करणों के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य किया। यह कह सकते हैं कि दिस टेस्ट वाज गिवन टू द स्टूडेंट इन पेरिस एंड एक्टेड एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर द फ्यूचर वर्जन ऑफ द इंटेलिजेंट टेस्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटेलिजेंट टेस्ट के विकास में इस स्तर पर बीनेट को एक दृढ़ विश्वास था कि मानव बुद्धि में बहुत विविधता थी। अपनी शोध के आधार पर उनका मानना था कि बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है। दूसरे शब्दों में, जन्म के समय बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस निश्चित नहीं होती और केवल आनुवंशिकता का मामला हो सकता है, लेकिन यह फ्लेक्सिबल इन नेचर है और उस वातावरण से प्रभावित हो सकता है जिसमें एक बच्चे को बार बार एक्सपोज किया जाए। अब हम आगे देखते हैं एज एप्रोप्रिएट स्केल या आयु उपयुक्त स्केल। 1908 में बिनेट और साइमन ने अपने इंटेलिजेंस स्केल को संशोधित किया या कहीं रिवाइज किया ताकि यह उस व्यक्ति की उम्र पर विचार करे जिसे परीक्षण किया जा रहा है या जिसका टेस्ट किया जा रहा है। यह संशोधन बुद्धि को सटीक रूप से मापने की उनकी क्षमता में एक महत्वपूर्ण कदम था या कहीं यह जो रिवीजन था वह उनके लिए एक सटीक रूप था कि वो बुद्धि की जो क्षमता है या कहें जो एबिलिटीज़ है उसको वो नाप सके। ये नए सबूतों पर आधारित था कि एक व्यक्ति की बुद्धि उम्र के साथ बढ़ जाती है या ये कहें कि यह न्यू एविडेंस पर आधारित था कि
एक पर्सन की जो इंटेलिजेंसी है वो इंक्रीज होती है उसके एज के साथ। परीक्षण का नया संशोधन 3 से 13 से लेकर उम्र के स्तर के अनुसार आयोजित किया गया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि द न्यू वर्जन या द न्यू रिवीजन ऑफ द टेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द एज लेवल रेंजिंग फ्रॉम 3 to 13। टेस्ट के नए वर्जन में या संस्करण में विभिन्न कार्यों को शामिल किया गया था जो उन्होंने सोचा था कि विभिन्न उम्र में एक बच्चे की क्षमताओं या एबिलिटीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं कि जो 5 साल का बच्चा है उसको समझाने के लिए उम्र के उपयुक्त ही एक टेस्ट बनाया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक 5 साल का बच्चा है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो किस तरीके से एक कांटे के चम्मच का उपयोग कर पाए खाना खाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 साल के बच्चे के लिए एक गणितीय समस्या को हल करने के लिए दिया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एज के अकॉर्डिंग बनाई गई, या कहें कि बच्चे को परीक्षण का एक आयु विशिष्ट संस्करण दिया गया जिसमें आसान और अधिक कठिन कार्यों को शामिल किया, जो बच्चे और बड़े यानी कि छोटे और बड़े बच्चे दोनों की क्षमताओं का संकेत है। तो यहाँ उदाहरण के लिए यदि एक 8 वर्षीय बच्चे ने अपनी उम्र के सभी कार्यों को कर लिया या पारित कर लिया लेकिन अधिक उन्नत कार्य को वो नहीं कर पाया तो उसकी औसत एज 8 वर्ष मानी जाएगी। ये यहाँ देखते हैं कि इफ़ एन 8-year-old बॉय फॉर एग्जाम्पल पास्ड ऑल द टास्क फॉर हिज एज but none of the more advanced tasks, he would be considered as average.